हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हिंदी लैंग्वेज के टॉप 30 क्वेश्चंस में सॉल्व कराने वाला हूँ। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर वर्ष सीटेट एग्जाम में रिपीट होते हैं। पैसेज, कविता एंड जो पेडागॉजी वाले प्रश्न होते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो पूरी क्लास जरूर देखना। 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। कम से कम 17 से 18 प्रश्न आपके सही होने चाहिए 30 में से। ओके, क्योंकि पैसेज आपका आसान है, पढ़ोगे उत्तर दोगे तुरंत। पैसेज करने की ट्रिक क्या होती है, कविता पढ़ने की जो है ट्रिक क्या होती है, करने की ट्रिक क्या होती है। सीटेट में अगर आपको अच्छे स्कोर लाने हैं तो आप हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस हैं, जो भी अपडेट आए, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। सबसे पहले यहाँ पे गद्यांश है। देखिए, गद्यांश जो आता है आपके एग्जाम में, व्याकरण आपको नहीं पढ़ना है। 15 आपका जो है गद्यांश रहेगा, कविता दे देगा, ये तो पद्यांश दे देगा। बाकी 15 आपके पेडागॉजी वाले प्रश्न रहेंगे, हिंदी पेडागॉजी वाले प्रश्न रहेंगे। तो इसमें गद्यांश आपको लैंग्वेज में नहीं पढ़ना है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको ग्रामर के देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, ग्रामर वाले प्रश्न जो होंगे। तो इसमें सबसे पहले किया जाता है, जैसे गद्यांश आ जाए तो सबसे पहले आपको प्रश्नों को पढ़ना है। अब यहां पे देखिए, ये आपका प्रश्न है ये, कि वायुमंडल में प्राणों को संकट में डालने वाली विषैले जो हवाएं हैं, कौन फैला रहा है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, अब आपको पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पढ़ते हैं, आजकल बड़े बड़े कल कारखाने, उद्योगशालाएं अपनी धुआं उगलती चिमनियों से वायुमंडल में प्राण घातक जहरीली हवाएं प्रसारित कर रही हैं। पहले ही लाइन में आपको उत्तर मिल गया ना, पहले ही लाइन में आपको उत्तर मिल गया। यहाँ पे देख रहे हो कि आजकल बड़े बड़े कारखाने, उद्योगशालाएं अपनी धुआं उगलती चिमनियों से वायुमंडल में प्राण घातक जहरीली हवाएं प्रसारित कर रहे हैं। तो ये पहला दिया गया है यहाँ पे कि कारखानों की चिमनियां, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक होता है करने का, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे है, गद्यांश के आधार पर नदियों के जल को जो है प्रदूषित कर रहा है कौन, बताइए। पढ़िए, आप लोग आराम से बताइए। गद्यांश के आधार पर, यहाँ पे 1 मिनट, गद्यांश के आधार पर जो है नदियों के जल को प्रदूषित कौन कर रहा है, ये आपको बताना है। बताइए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। यहाँ पे दूसरी लाइन आप जब पढ़ोगे, इन उद्योगशालाओं और कारखानों में प्रयुक्त होने वाले पानी अनेक प्रकार के जहरीले जो है रसायनों से युक्त अवशेष के रूप में नदियों में बहिचक उड़ेला जा रहा है, जो नदियों के जो है प्राकृतिक जल को अपाय बना रहा है, ठीक है ना, मतलब वही की प्रदूषित कर रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कारखानों से निकलने वाला रसायन युक्त जो पानी है, वो नदी के जल को जो है प्रदूषित कर रहा है। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, ये उत्तर दीजिए। ज्यादा समय लेना है तो आप वीडियो को रोक भी सकते हो आप लोग। प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, इनमें से कौन सा जो है वायु प्रदूषक का कारक नहीं है। वाहन, उद्योग, कारखाने, विद्यालय, ये तो आप अपने से ही देख के बता सकते हो। देखिए, वाहन वायु प्रदूषक का कारक है, बिल्कुल है। उद्योग है, बिल्कुल है। कारखाने हैं, बिल्कुल है। विद्यालय आपका नहीं है, तो यहाँ पे चौथा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि प्राणवायु के अभाव में जीवन के संभव रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है क्या, अभाव, बताइए। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, जो भी सीटेट की क्लासेस आएंगी वो अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे आपका अनुपस्थिति आएगा, क्या आएगा, अनुपस्थिति आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे बताना है। ये प्रश्न देखिए, फिर आप लोग बताइए। गद्यांश के आधार पर चौतरफा आक्रमण से मानव सभ्यता का जो है बचना असंभव है, वाक्य से तात्पर्य क्या है। ये सारे के सारे उत्तर आपको यही इसी लाइन में से मिलेंगे, ये पूरे लाइन में से। बताइए सब लोग। ये वाला दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल के प्रदूषित होने से मानव का अस्तित्व जो है संकट में है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे।
अगला प्रश्न है, देखिए यही पैसेज जरूरी नहीं कि रिपीट हो जाए, इसलिए मैं आपको इसमें जल्दी नहीं बता रहा हूं, जल्दी जल्दी आंसर आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए यहां पे क्या दिया है, बड़े बड़े शब्द युग्म है क्या, पुनरुक्त, विलोम, पर्यायवाची या सार्थक निरर्थक शब्द। ये आपका व्याकरण वाला दे दिया। तो यहाँ पे बड़े बड़े एक क्या है, पुनरुक्त शब्द हैं, ठीक है ना, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, चौतरफा में समास का भेद है। चौतरफा में आपको जो है समास बताना है, बताइए। अब आपको ये जो है ये गद्यांश आपको नहीं देखने को पड़ेगा, अब बताना है आपको चौतरफा में समास कौन सा है। इसमें ये व्याकरण का प्रश्न है, तो समास पढ़े होंगे तो आप बता देंगे। चौतरफा में समास कौन सा है, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है ना, द्विगु समास, जिसका पहला पद संख्यावाची हो तो वो आपका द्विगु समास होता है, चौतरफा। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। अब कब ये है, बेहिचक शब्द है क्या, बेहिचक, बेहिचक शब्द क्या है, तत्सम, तद्भव, आगत या देशज। तो बेहिचक शब्द आपका आगत शब्द है, ठीक है ना, ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, प्रसारित शब्द में प्रत्यय कौन सा है, प्रसारित शब्द में बताइए सब लोग, प्रसारित शब्द में प्रत्यय कौन सा है। व्याकरण के प्रश्न है ये, इसमें आपको पैसेज देखने की आवश्यकता नहीं है। प्रसारित, प्रसारित में आपका इत प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, इत प्रत्यय, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल फ्री के नंबर है। ये कविता आ गई है, ये कविता को पढ़कर आपको इसका जो है उचित उत्तर देना है। जैसे प्रश्न क्या पूछ रहा है पहला इसमें कविता में, कि कविता में किसे संबोधित किया गया है। कोई व्यक्ति विशेष नहीं तेरा अपना है, जो यह समझे हाय देखता हुआ सपना है, तुझको सारे जीव एक से ही प्यारे हैं, कर्मों के फल मात्र यहाँ न्यारे प्यारे हैं, हे मातृभूमि तेरे निकट सबका सम संबंध है, जो भेद मानता वह अहो लोचन युक्त भी अंध है। तो इसमें बताना है कविता में किसे संबोधित किया गया है, समस्त जीवों को, मातृभूमि को, लोगों को या न्यारों को, बताइए। ये है मातृभूमि, यहाँ पे मातृभूमि को जो है यहाँ पे जो है संबोधित किया गया है, मातृभूमि को, तो ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे कविता पढ़कर आपको जो है उचित उत्तर देना है। जैसे प्रश्न क्या है, कवि ने किस नासमझी पर दुख व्यक्त किया है, ये आपको बताना है। कवि ने किस नासमझी पर दुख व्यक्त किया है, ये इसके उत्तर आपको इसी में से कविता में से मिल जाएंगे, 6 लाइन में से। और वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, शेयर भी कर दो। तो कवि ने किस नासमझी पर दुख व्यक्त किया है, ये व्यक्त किया है मातृभूमि द्वारा लोगों में भेद करने को मानना, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो कि मातृभूमि की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। मातृभूमि की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है, सभी को अपना न मानना, सभी को समान फल देना, सभी पर समान उपकार करना या सारे जीवों को स्वप्न दिखाना। तो यहाँ पे तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, सभी पर समान उपकार करना, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ये सभी प्राणियों को उनके कार्यों के अनुसार क्या मिलता है, बताइए। सभी प्राणियों को उनके कार्यों के अनुसार क्या मिलता है, भेदभाव पूर्ण व्यवहार मिलता है, भेदभाव मिलता है, या अलग अलग जीव मिलते हैं, या अलग अलग परिणाम मिलते हैं, बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी प्राणियों को उनके कार्यों के अनुसार क्या मिलता है। तो सभी प्राणियों को उनके कार्यों के अनुसार अलग अलग परिणाम मिलते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन चौथा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो, लोचन युक्त से तात्पर्य है क्या, लोचन युक्त से, बताइए। लोचन युक्त से तात्पर्य है क्या, जो लालच करते हैं, जो देख सकते हैं, जो साहसी हैं, या जो शक्तिशाली हैं। लोचन युक्त का मतलब आपको बताना है। तो लोचन युक्त का तात्पर्य है जो देख सकते हैं, क्या हो जाएगा, जो देख सकते हैं, ऑप्शन दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे विशेषण शब्द कौन सा नहीं है आपको बताना है। यहाँ पे प्यारे है, सम है, न्यारे है, संबंध है, तो इसमें लोचन, यहाँ पे विशेषण शब्द आपको बताना है नहीं है कौन सा। बहुत अच्छे भाई, और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर से जरूर चेक कर लेना। तो यहाँ पे देखिए आपका जो संबंध शब्द है, संबंध शब्द आपका विशेषण नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। अब ये पेडागॉजी वाले प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। भारत में विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषावाद के लिए कौन सा कथन सही है, बताइए। भारत में विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषावाद के लिए कौन सा कथन सही है इसमें। चारों ऑप्शन को पढ़िए फिर आप लोग जवाब दीजिए। बहुभाषावाद का प्रयोग भाषाओं और विषयों के शिक्षण अधिगम के लिए एक संसाधन के रूप में होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बहुभाषिक कक्षाओं का यह उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थी जहां तक संभव हो अधिक से अधिक भाषाएं सीख सकें। और तीसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है कि बहुभाषिक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को अंग्रेजी सीखनी चाहिए और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ना चाहिए। चौथा है बहुभाषिक कक्षा में प्रत्येक बच्चे को मातृभाषा से जो है शुरू करते हुए हिंदी फिर अंग्रेजी इस तरह से 3 भाषाएं सीखनी चाहिए। तो भारत में विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषावाद के लिए इसमें जो आपका कथन सही है पहला वाला, कि बहुभाषावाद का प्रयोग भाषाओं और विषयों के शिक्षण अधिगम के लिए एक संसाधन के रूप में होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे भाषा शिक्षण के लिए जो है, भाषा शिक्षण के किस उपागम में समूची पाठ्य सामग्री के अर्थ पर ध्यान दिया जाता है बजाय एक एक शब्द के अर्थ पर। विभिन्न दर्शनग्राही उपागम, समग्र भाषा उपागम, संरचनात्मक उपागम या संप्रेषणात्मक उपागम बताइए। भाषा शिक्षण के किस उपागम में समूची पाठ्य सामग्री के अर्थ पर ध्यान दिया जाता है बजाय कि एक एक शब्द के अर्थ पर। तो यहां पे आपका जो है समग्र भाषा उपागम हो जाएगा, ठीक है ना, दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वाक समुदाय लोगों का वह समूह है जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भाषा के विशिष्ट प्रकार में बात करते हैं, भाषा के प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग करते हैं, जिनके एक समान वाक विकार हैं, एक समान भाषा का शिक्षण करते हैं। बताइए वाक समुदाय लोगों का वह समूह है जो क्या करते हैं। तो वाक समुदाय भाषा के प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाते समय रचनावादी उपागम का प्रयोग करती हैं, उसे अपनी कक्षा में किस युक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए। कहानी की थीम से संबंधित शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान का सहारा लेना चाहिए, या कहानी के अंत का जो है अनुमान लगाने के अवसर देने चाहिए, या कहानी को कंठस्थ करके कक्षा में वर्णन करना चाहिए, या कहानी के पात्रों पर विमर्श करने के मौके देने चाहिए। बिल्कुल सरल प्रश्न है, बताइए सब लोग। उसे अपनी कक्षा में किस युक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए, तो उसे नहीं करना चाहिए कहानी को कंठस्थ करके कक्षा में वर्णन करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भाषा अर्जन के दौरान आरंभिक शब्द युक्ति का अतिशय रूप से विस्तार का उदाहरण है। बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियों को गौराया कहते हैं, बच्चे प्रवाह के साथ नहीं बोल पाते, बच्चे किसी बात को अभिव्यक्त करने के लिए केवल मुख्य शब्द का सहारा लेते हैं, जैसे माँ सेब खाती है, बच्चे अपनी बोली गई बातों को दोहराते हैं। बताइए सब लोग, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के दौरान आरंभिक शब्द त्रुटि का अतिशय रूप से विस्तार का उदाहरण है। ये वाला पहला वाला, कि बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियों को गौराया कहते हैं। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे भाई। भाषा शिक्षण के किस उपागम में अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह वाक्यों के प्रतिरूपों को याद करने पर बल दिया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि या संरचनात्मक उपागम। बताएंगे सब लोग भाई। तो यहां पे ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, संरचनात्मक उपागम, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। गहन पठन क्या है, गहन पठन सरसरी तौर पर पठन, गंभीर पठन या पठन से पूर्व या सामूहिक पठन। बताइए गहन पठन क्या है, गहन पठन।
बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, अभी भी लाइक की संख्या बहुत ही कम है। तो गहन पठन एक जो है गंभीर पठन है। क्या है? गंभीर पठन। ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे निम्नलिखित में से कौन सा डिस्थीमिया का लक्षण है, आपको बताना है डिस्थीमिया का लक्षण कौन सा है, बताइए। डिस्थ्रिया का लक्षण क्या है? ये वाला, मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और ओंठ के समन्वय में कठिनाई, ये है डिस्थ्रिया का लक्षण। ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? संबंधता स्थापित करना, अनुमान लगाना, अंतःक्रिया करना, या जो है विश्लेषण करना। तो इसमें देखिए, अंतःक्रिया करना ये जो है पठन का उपकौशल नहीं है, बाकी तीनों है। ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, पठन के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। ये दोनों कथन दिए गए हैं, आप पढ़िए, उचित उत्तर का चयन करिए आप लोग। पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पाठ्य सामग्री से सूचनाएं और ज्ञान अर्थ निर्माण के साथ साथ ग्रहण किया जाता है। डिकोडिंग लिखे हुए शब्दों को सही तरह से उच्चारित करने के लिए अक्षरों के नमूनों के ज्ञान के साथ साथ अक्षर ध्वनि संबंध के ज्ञान का इस्तेमाल करने की क्षमता है। तो यहाँ पे केवल ए वाला ही सही है, बी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। कक्षा 2 की अध्यापिका अपनी कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से कौन सा कारोबार जो है करवा सकती है? दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना, बच्चों को कहानियां सुनाना, कक्षा की दीवार को सजाने के लिए दीवार पर फूल और फसलों के चित्र चिपकाना, या मुद्रित लिपि के अनुसार बच्चों को लिखने के लिए कहना। बताइए सब लोग, फटाफट जवाब दीजिए। पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा कार्य करवा सकती हैं? दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नीचे भाषा कौशलों के विकास के लिए कुछ गतिविधियां दी गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सी श्रवण कौशल के विकास के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं, बताइए। अध्यापक कहानी में आए पात्रों की भौतिक आकृतियों का वर्णन करने और उनका जो है चित्र बनाने के लिए कह सकती हैं, या बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए कहा जाए, या बच्चों को याद रखने योग्य घटना सुनाने के लिए कहा जाए, या बच्चों को अपने से पढ़ी गई कहानी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। क्या कहा जाए, बताइए सब लोग। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मनुष्य भाषा उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से वयस्कों के अनुकरण व पुनर्बलन के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल व क्षमताएं। भाषा अर्जन का यह विचार किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक उपागम, प्राकृत उपागम, या व्यवहारवादी उपागम, या सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। तो व्यवहारवादी उपागम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। नॉम चॉम्स्की ने यह विचार दिया था कि मनुष्य सहजात भाषिक क्षमता के साथ पैदा होते हैं। इस क्षमता को किसकी उपस्थिति में परिवेश से जुड़े मौखिक निवेश से समर्पित होने की जरूरत है? भाषा अर्जन उपकरण, भाषा अधिगम उपकरण, व्याकरण अर्जन उपकरण, या जो है अधिगम भाषा उपकरण। तो यहाँ पे भाषा अर्जन उपकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बच्चों को अवकाश गृह कार्य के रूप में अपनी रुचि की कोई 10 कहानियां पढ़ने के लिए कहा जाता है। इस तरह से उन्हें क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है? गहन पठन, विस्तृत पठन, सरसरी तौर पर पठन, या बारीकी से पठन। बहुत अच्छे भाई, लास्ट क्वेश्चन है, तो फटाफट वीडियो को लाइक भी कर दो आप सब लोग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विस्तृत पठन, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है हिंदी लैंग्वेज की क्लास। कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप हमारे एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस करिए भाई, ताकि जो भी क्लासेस आए उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। और भी जाके क्लासेस देखिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। ये सिर्फ आपके पास 28 दिन का समय है, 28 दिन में अच्छे से पढ़ लीजिए और सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि बार बार आपको सीटेट नहीं देना, अपना टाइम आपको नहीं वेस्ट करना है, ठीक है ना।
फॉर्म की फीस भी होती है, 1200 रुपये फॉर्म की फीस होती है, आप दोनों फॉर्म फिल करते हो तो हर बार आपका टाइम वेस्ट होता है, 6 मंथ और टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। ठीक है, आप एक बार में क्वालिफाई करिए, प्रैक्टिस करके अच्छे से नेक्स्ट एग्जाम की आप प्रिपरेशन अपनी करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।